तो दोस्तों प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में चाइनीज मीडिया दुनिया में सबसे आगे है, पर अब चाइनीज मीडिया की तरफ से अन्य देशों के प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ, खास करके भारत के हथियारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और दोस्तों इस काम को अंजाम दिया गया हाल ही में ही जर्मन स्थित एक चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट के द्वारा। उनके द्वारा JF-17 के ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को लेके गुणगान करते हुए इसका कंपैरिजन जब तेजस एयरक्राफ्टों के साथ किया गया तो एक तरीके से प्रोपेगेंडा का झलक बाहर आया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइनीज एक्सपर्ट जो कि जर्मनी में रहते हैं उनके द्वारा किस तरीके से तेजस एयरक्राफ्टों को डाउनग्रेड करने का प्रयास किया गया और किस तरीके से चाइना अब भारत के तेजस एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखते हुए इतना अधिक परेशान हो गया है कि विदेश में बैठे हुए अपने एक्सपर्टों का या फिर कहे तो तथाकथित एक्सपर्टों का सहारा लेते हुए भारत के तेजस एयरक्राफ्टों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो दोस्तों चाइना के ये नया षड्यंत्र के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट में हाल ही में ही एक जर्मन एक्सपर्ट का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट जारी किया गया जहां पे चाइना के JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों के ब्लॉक 3 वेरिएंटों का जहां पे गुणगान किया गया तो वहीं पे एक्सपर्ट का हवाला देते हुए ये बताया गया कि इन एयरक्राफ्टों को तेजस के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए और तेजस इन एयरक्राफ्टों का सामना नहीं कर सकेगा। हालांकि दोस्तों जब आप आर्टिकल के शुरुआती रिपोर्टों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई जर्मन एक्सपर्ट की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया, पर बेसिकली ये पॉइंट ऑफ व्यू चाइना के एक्सपर्ट की तरफ से ही रखा गया जो जर्मनी में स्थित है और जर्मन से ही भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट में असल में जर्मन स्थित चाइनीज एक्सपर्टों के पॉइंट ऑफ व्यू का शुरुआत एक फोटो से किया गया जो सोशल मीडिया में वायरल है और ये फोटो में दावा किया जा रहा है कि ये जो फोटो है ये असल में JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों के ब्लॉक 3 वेरिएंट के पायलट का है जिनके द्वारा एक हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले वाले हेलमेट को पहना गया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चाइना की तरफ से JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट के रूप में एक हेवीली अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है जो सिंगल इंजन सिंगल सीटेड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। चाइनीज एक्सपर्ट का यह भी दावा है कि इन एयरक्राफ्टों में कुछ ऐसे अपग्रेडेशन भी किया गया है जिसके लिए चाइना के J-20 माइटी ड्रैगन के लिए बनाया हुआ कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि ये एयरक्राफ्ट के ताकत जहां पे बढ़ा है तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के पाकिस्तानी एयरफोर्स के संभावनाओं को भी बढ़ा दिया गया है और पाकिस्तानी एयरफोर्स बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में पुराने हो चुके F-7 और मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए शामिल करेगा। चाइनीज एक्सपर्ट का यह भी दावा है कि साल 2007 से लेकर अब तक पाकिस्तानी बेड़े में ऐसे करीब 100 के आसपास एयरक्राफ्टों को शामिल किया जा चुका है जिनमें साल 2020 से करीबन 26 ब्लॉक 2 वेरिएंटों के शामिल करने का भी खबर है। दोस्तों जिस वायरल फोटो को लेकर ये चर्चा का शुरुआत किया गया उसे लेके चाइनीज एक्सपर्ट का यह भी दावा है कि जो हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले वाले हेलमेट है ये असल में चाइना के द्वारा J-20 माइटी ड्रैगन एयरक्राफ्टों के लिए बनाया गया है और उन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वेरिएंटों के लिए इस नए इक्विपमेंट का निर्माण किया गया है। एक्सपर्ट का दावा यह भी है कि इस तरीके के हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्टों के सभी वाइटल इंफॉर्मेशनों को पायलट के आंखों के सामने ला सकते हैं जिससे पायलट को सभी इंफॉर्मेशन तुरंत ही मिल सकेगा। उनका यह भी कहना है कि इससे पायलट के ऊपर से स्ट्रेस काफी कमेगा और पायलट को एयरक्राफ्ट के फ्लाई और एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट के ऊपर ध्यान देने में अधिक मौका मिलेगा। तो वहीं पे उनका यह भी मानना है कि इस तरीके के फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले असल में सभी 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिसे अब JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों में भी जोड़ दिया गया है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा कई तरीके के सोशल मीडिया पोस्ट के तहत ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि ब्लॉक 3 वेरिएंट के जंग फाइटर में बड़े मात्रा में अब कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया गया है जिससे इन जंग फाइटरों के वजन को भी काफी कम किया गया है। दोस्तों पाकिस्तान के कराची में जो डिफेंस एग्जीबिशन चल रहा है उसके हवाला देते हुए पाकिस्तान के ट्रिब्यून एक्सप्रेस नामक एक न्यूज मीडिया में पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के एक अधिकारी का बयान का भी हवाला दिया गया और उनका कहना है कि एयरक्राफ्टों में और भी अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। मतलब इन एयरक्राफ्टों को चाइना के द्वारा और भी अधिक अपग्रेड किया जाएगा और क्षमता को बढ़ाया जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वेरिएंट के एयरक्राफ्टों के पहला फोटो जनवरी महीने में आया था और उस दरमियान जिन फोटो को वायरल किया गया था उनमें 7 एयरक्राफ्टों को देखा जा सकता है और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को बताया जाता है कि कामरा के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के सामने खींचा गया है और दावा यह भी है कि ये ब्लॉक 3 वेरिएंटों के पहले सीरियल प्रोडक्शन वेरिएंट है। वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों को अगर माने तो बताया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा अपना पहला उड़ान साल 2021 के दिसंबर महीने में ही भर लिया गया था और उस दरमियान बताया जाता है कि एयरक्राफ्टों में चाइना की तरफ से निर्माण किया हुआ सबसे ताकतवर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल J-10E को भी इंटीग्रेट किया गया था। अपग्रेडेशन के तहत एयरक्राफ्टों में जिन बदलाव को लाने का बात कहा जा रहा है उनमें एयरक्राफ्टों में एक नया मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगाने का बात भी कहा जा रहा है और एक वाइड एंगल स्मार्ट डिस्प्ले भी लगाने का बात कहा जा रहा है। एयरक्राफ्टों में हथियारों को कैरी करने के लिए अतिरिक्त मात्रा में हार्ड पॉइंट लगाने का बात कहा जा रहा है और एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी लगाया गया है। हालांकि दोस्तों चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्टों की तरफ से ये पहली बार प्रोपेगेंडा नहीं किया जा रहा है बल्कि साल 2021 में एक चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट की तरफ से ग्लोबल टाइम्स को अपना बयान देते हुए बताया गया था कि JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों के ब्लॉक 3 वेरिएंटों में जो PL-10 मिसाइलों को लगाया जा रहा है इससे एयरक्राफ्टों के जो डॉग फाइट कैपेबिलिटी है
उसमें काफी अधिक बढ़ोतरी होगा और ये दुश्मन के सामने एयरक्राफ्ट की क्षमता को बढ़ाएगा। हालांकि एयरक्राफ्ट 2 में चाइना की तरफ से निर्माण किया हुआ KLJ-7A एयरबोर्न एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार इस्तेमाल करने का भी बात कहा जा रहा है और इस तरीके के टेक्नोलॉजी को बताया जाता है कि चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी से ही इनहेरिट करके बनाया गया है, लेकिन ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है कि नया एयरक्राफ्टों में इन्हीं सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कोई अन्य सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ तक अगर अपने एयरक्राफ्टों के गुणगान करने का बात होता तो अलग होता, लेकिन चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट जो कि जर्मनी में रहते हैं और जिन्हें जर्मनी के एक्सपर्ट के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, उनका ये भी कहना है कि F-17 एयरक्राफ्टों के ब्लॉक 3 वेरिएंटों में जो अपग्रेडेशन किया गया है उसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट है ये तेजस से आगे है और तेजस शायद इन एयरक्राफ्टों के सामने टिक ना पाए। और दोस्तों चाइनीज एक्सपर्टों के इन बातों से ही पता लग रहा है कि किस तरीके से तेजस एयरक्राफ्टों को लेके चाइना और खास करके चाइना के मीडिया डरा हुआ है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस डर के पीछे जो मेन कारण है वो है तेजस एयरक्राफ्टों के चाहत। कई सारे देशों के द्वारा लाइट वेट और सस्ते एयरक्राफ्ट के रूप में तेजस एयरक्राफ्ट को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है और वो देश अपने बेड़े के पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए तेजस जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए काफी अधिक इंटरेस्टेड है। हाल ही में भारत में जो डिफेंस एक्सपो का आयोजित किया गया था वहां पे भी कई सारे देशों की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखाया जा चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत फिलहाल कई सारे देशों के साथ तेजस एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को लेकर चर्चा कर रहा है, जिनमें मिडिल ईस्ट के देशों से शुरू करके अफ्रीकाई देश इवन साउथ अमेरिकन देश तक शामिल है। और इसमें बताया यह भी जा रहा है कि तेजस एयरक्राफ्टों के एंट्री के बाद F-17 एयरक्राफ्टों के संभावनाएं जहां पे घटते जा रहा है, तो वहीं पे एक समय था जब दुनिया के सामने केवल मात्र सस्ते एयरक्राफ्ट के रूप में चाइना के द्वितीय दर्जे के घटिया एयरक्राफ्ट ही था, लेकिन अब उनके सामने सस्ते एयरक्राफ्ट के रूप में एक बेहतरीन विकल्प भी है जो चाइना के एयरक्राफ्टों के जैसे ना द्वितीय दर्जे का है और ना ही घटिया है। तेजस एयरक्राफ्टों को वन ऑफ द बेस्ट लाइट एयरक्राफ्ट के रूप में जहां पे देखा जाता है, तो वहीं पे टेक्नोलॉजिकली भी ये एयरक्राफ्ट वेस्टर्न प्लेटफॉर्मों के बराबर है। अब दोस्तों F-17 एयरक्राफ्टों में जो नए अपग्रेडेशन का बात कहा जा रहा है उसके साथ तेजस एयरक्राफ्टों को अगर कंपेयर किया जा रहा है, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नए इक्विपमेंटों को F-17 एयरक्राफ्टों के ब्लॉक 3 वेरिएंट में लगाया गया है वो ऑलरेडी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में प्रेजेंट है। तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में इजरायली ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि लेटर वेरिएंट में इसमें भारत के स्वदेशी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। एयरक्राफ्टों में ऑलरेडी भारत के यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्टों में भारत की तरफ से मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और लेजर वार्निंग सिस्टमों का भी इस्तेमाल किया गया है। जिन F-17 एयरक्राफ्टों में इतने सालों के बाद मतलब करीबन 15 सालों के बाद कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, तेजस एयरक्राफ्टों में ऐसे हाईटेक कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल शुरुआती समय से ही किया जा रहा है, जिस कारण इन एयरक्राफ्टों के रडार सिग्नेचर जहां पे कम है तो वहीं पे एयरक्राफ्टों को वजन में काफी हल्का रखना भी संभव हो पाया है। अब दोस्तों एयरक्राफ्टों में PL-10E शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करने का जहां पे बात किया जा रहा है, तो वहीं पे अगर तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसमें भारत के द्वारा रशियन, इजरायली, फ्रेंच और भारतीय मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें रशियन R-73 और R-77 जैसे मिसाइल शामिल है। हालांकि इसके अलावा इजरायली IDER-V और IDER-V-ER जैसे मिसाइल भी है। इसके अलावा पाइथन सीरीज के पाइथन 5 मिसाइल को भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 का इस्तेमाल जहां पे करने का तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे आने वाले समय में इसमें अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3, अस्त्र IR जैसे मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाएगा और भारत की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल मतलब NGCCM का जो डेवलपमेंट किया जा रहा है उसका भी इस्तेमाल तेजस एयरक्राफ्टों में होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ब्रिटिश SRAM को भी यहाँ पे शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि अगर किसी एक देश की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो उनके पास ब्रिटेन, रशियन, भारतीय, इजरायली सभी तरीके के मिसाइलों को इस्तेमाल करने का ऑप्शन रहेगा, जबकि चाइना के F-17 के लिए इस तरीके का ऑप्शन नहीं है और इसमें केवल मात्र चाइनीज मिसाइल ही इस्तेमाल हो सकता है। और दोस्तों ये ऑप्शन केवल मात्र एयर टू एयर मिसाइल को लेकर नहीं है, बल्कि एयर टू ग्राउंड और एंटी रेडिएशन मिसाइल से शुरू करके एंटी शिप मिसाइल और कई तरीके के बॉम्ब्स के मामले में भी भारत के तेजस एयरक्राफ्टों में ऐसा ऑप्शन है, जबकि चाइनीज प्लेटफॉर्म में ये केवल मात्र चाइनीज हथियारों को ही इंटीग्रेट किया जा सकता है। मतलब किसी एक देश की तरफ से अगर चाइनीज एयरक्राफ्ट को पसंद किया भी जाता है तो उन्हें मजबूरन चाइना से सभी हथियारों को परचेज करना पड़ेगा और उनके बेड़े के एग्जिस्टिंग हथियारों का इस्तेमाल ऐसे एयरक्राफ्ट में नहीं हो सकता। इसके अलावा दोस्तों अगर एयरक्राफ्टों के हथियार को कैरी करने के कैपेबिलिटी को देखा जाए तो F-17 के लिए ये क्षमता केवल मात्र 3700 किलोग्राम का है, जबकि तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 और मार्क 1A वेरिएंट के लिए करीबन 5300 किलोग्राम का है। मतलब तेजस एयरक्राफ्ट अतिरिक्त मात्रा में हथियार को कैरी भी कर सकता है। हालांकि दोस्तों इस सब चीजों के इतर अगर F-17 एयरक्राफ्टों के अब तक के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ही इन एयरक्राफ्टों को लेकर भुगत रहा है। पाकिस्तान के बेड़े के एयरक्राफ्टों में क्रैक्स और एयरक्राफ्टों के कई तरीके की खामियों के कारण एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है और चाइना की तरफ से फिलहाल एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स भी उस तरीके से सप्लाई करना संभव नहीं हो पा रहा है जिससे कि इन एयरक्राफ्टों को एयरवर्दी रखा जा सके। जिन एक्सपोर्ट कस्टमरों को अब तक इन एयरक्राफ्टों को सप्लाई किया गया है उन देशों के भी कई सारे एयरक्राफ्ट स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई के अभाव के कारण ग्राउंडेड पड़ा हुआ
हुआ है, जबकि पाकिस्तान के बेड़े को ही देखा जाए तो बड़े मात्रा में एयरक्राफ्ट होने के बावजूद पाकिस्तान इन सभी एयरक्राफ्टों को स्पेयर पार्ट्स के अभाव से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तेजस एयरक्राफ्टों में इंजन के रूप में वेस्टर्न प्लेटफॉर्म मतलब अमेरिकी F404 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो एक रिलायबल और काफी लंबे समय तक चलने वाला इंजन है। तो वहीं पे JF-17 में जो इंजन मतलब RD-93 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, एक ऐसा इंजन है जो कि इतना रिलायबल नहीं है, ऊपर से इतने लंबे समय तक भी नहीं चलता है। एक F404 इंजन जितने समय चलता है उसका आधा समय भी RD-93 इंजन नहीं चलता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो RD-93 इंजनों के गाढ़ा काला धुआं निकलता है, जिससे कि एयरक्राफ्ट फ्लाई करने से लंबे दूरी से ही एयरक्राफ्टों के बारे में पता चल जाता है। इवन दोस्तों RD-93 एक ऐसा इंजन है कि इसे डेवलप करने वाले देश रशिया भी इसका इस्तेमाल नहीं करता और एक तरीके से इन इंजनों को रशिया की तरफ से भी रिजेक्ट किया गया था, जिसे चाइना के द्वारा सिलेक्ट करते हुए इन इंजनों का इस्तेमाल इन एयरक्राफ्टों में इसीलिए किया गया ताकि एक्सपोर्ट कस्टमरों को बेवकूफ बनाया जा सके और एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट कॉस्ट को कम से कम रखते हुए एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट करने को महत्व दिया जा सके। कुल मिला के चाइना की तरफ से JF-17 एयरक्राफ्टों को एक कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट के रूप में नहीं बनाया गया, बल्कि इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट कस्टमरों को चूना लगाने के लिए और सस्ते एयरक्राफ्ट के रूप में ही बनाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।